सबसे पहले हम ये जानें कि रेप्लिकेशन का मोड क्या होता है। तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि रेप्लिकेशन का मोड होता है सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए जो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जब रेप्लिकेट करते हैं तो उसका एक जो स्ट्रैंड है वह ओरिजिनल रह जाता है और दूसरा जो स्ट्रैंड है वह न्यू बनता है। इस तरह से एक डीएनए मॉलिक्यूल से जब दो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है उसमें दूसरा न्यू स्ट्रैंड होता है। इस तरह के मोड ऑफ रेप्लिकेशन को बोलते हैं हम लोग सेमी कंजर्वेटिव। इसको सबसे पहले प्रूव किया था मिशेल्सन एंड स्टॉल ने 1958, 57, 58 में। लेकिन जब डीएनए के वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए का मॉडल दिया गया था, तो उस समय एक ये समस्या आई थी, तो उसको कहा गया था कि इसका रेप्लिकेशन जो होता है कैसे होता है ताकि वह जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट करे। तो वाटसन एंड क्रिक ने कहा था कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन होता है। लेकिन उस समय के बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उसने क्वेश्चन उठाया कि क्यों नहीं डिस्पर्सिव होगा, क्यों नहीं कंजर्वेटिव होगा। तो पहले ये देखिए कि कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है कि एक डीएनए से जब दो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं तो एक डीएनए मॉलिक्यूल दोनों ही ओरिजिनल ही होते हैं, यानी दोनों में ही ओल्ड स्ट्रैंड होता है। लेकिन दूसरा जो डीएनए मॉलिक्यूल बनता है उसमें दोनों ही न्यू स्ट्रैंड होते हैं। तो इस तरह के मोड ऑफ रेप्लिकेशन को बोलते हैं कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, यानी फुल्ली कंजर्व्ड हो गया। जो ओरिजिनल स्ट्रैंड थे वह फुल्ली कंजर्व्ड हो गए। दूसरा डिस्पर्सिव जो होता है, डिस्पर्सिव होता है कि उसमें कुछ डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं ओल्ड के होते हैं और कुछ सेगमेंट जो होते हैं न्यू के होते हैं। तो इस तरह के डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें कि थोड़ा सा न्यू स्ट्रैंड, थोड़ा सा आधा स्ट्रैंड हो, ओल्ड स्ट्रैंड हो, इस तरह के मोड ऑफ रेप्लिकेशन को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया मिशेल्सन इंस्टॉल के द्वारा, तो ये देखा गया कि नहीं, एक्चुअली में मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। तो ये जो मिशेल्सन इंस्टॉल का एक्सपेरिमेंट है बहुत ही वेल नोन एक्सपेरिमेंट है। दिस इज वेरी गुड क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कि इसने किया क्या कि ई कोलाई लिया, मिशेल्सन इंस्टॉल ने ई कोलाई लिया सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल के रूप में और उसको पहले ग्रो कराया N15 वाले मीडियम में। तो नाइट्रोजन 15 का मतलब हो गया कि हैवी आइसोटॉप वाले नाइट्रोजन इसमें थे। इसका जो भोजन होता था वह NH4Cl था, यानी NH4Cl में इसको ग्रो कराया। तब तक ग्रो कराया जब तक कि कॉलोनी के सारे बैक्टीरिया जो थे वह L15 से लेवल्ड हो गए। उसके बाद उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किस में किया? तो CsCl का जो डेंसिटी ग्रेडियंट बना करके उसमें किया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है उसमें एक टाइप है डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो CsCl को ही, सीजियम क्लोराइड को ही क्यों लिया? तो सीजियम क्लोराइड को इसलिए लिया कि सीजियम क्लोराइड का जो डेंसिटी है वह मैच करता है डीएनए के डेंसिटी से। यानी डीएनए का जो डेंसिटी है CsCl के जो डेंसिटी होंगे जहां मैच करेगा वहीं पर जाके बैंड का फॉर्मेशन कर दिया। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया ग्रो किया था NH15 वाले मीडियम में उसको ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया और डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका CsCl ग्रेडियंट में, डेंसिटी ग्रेडियंट में उसको जब सेंट्रीफ्यूज कराया तो आप देखिए यहाँ पर एक बैंड बना है जिसको हम लोग बोलते हैं हैवी डीएनए या N15 वाला बैंड। दूसरा, जब उसी बैक्टीरिया को फॉर वन जनरेशन ट्रांसफर कर दिया गया NH14 मीडियम वाले में, यानी नॉर्मल जिसमें नाइट्रोजन था, आइसोटोपिक नहीं था, उसमें जब ट्रांसफर किया गया तो देखा कि और फिर उसका जब बैंड को देखा गया
कि किस तरह के बैंड कहाँ पर बने हैं बैंड, तो देखा कि जहाँ जहाँ पर कि हैवी बना था उससे थोड़ा सा ऊपर में बन गया। उसके बाद फिर एक जनरेशन के लिए उस बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया NH4 मीडियम में ही। अब यहाँ पर उसने जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया CH-Cl ग्रेडियंट में, देखा कि दो बैंड बने हैं। एक बैंड जो था ऊपर में था जहाँ की N15 N14 जो हाइब्रिड DNA थे उससे थोड़ा सा ऊपर बना था। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो पहला जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब था उसमें सबसे नीचे बना था। तीसरा जो ट्यूब था उसमें एक बैंड जो था सबसे ऊपर बना था। तो सबसे ऊपर बनने वाला इसका मतलब कि वह हल्का होगा। हल्का क्यों होगा? क्योंकि उसके दोनों ही स्टैंड जो थे वह N14 थे। हाइब्रिड डीएनए जो बीच वाला था वह हाइब्रिड डीएनए कहलाया? क्योंकि उसमें एक स्टैंड जो था वह ओल्ड था और दूसरा स्टैंड जो था वह न्यू था, जो कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करता है। इसी जस्ट में देखिए, एक मिनट जरा। इसमें देखिए ये ओरिजिनल पेरेंट मॉलिक्यूल है। ये ओरिजिनल पेरेंट क्या नहीं, इसके इसमें दोनों ही स्टेरिया रेप्लिकेट करेंगे। ये दोनों जब रेप्लिकेट करेंगे, देखिए एक स्टैंड जो था वह न्यू बन गया और दूसरा स्टैंड जो था वह ओल्ड ही रह गया। ठीक वही जनरेशन यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जनरेशन जिसमें कि हम ग्रो कराए थे N15 वाले मीडियम में, उसके जो डीएनए मॉलिक्यूल थे दोनों के दोनों स्टैंड जो थे वो N15 से लेबल्ड थे। इसीलिए यहाँ पर जो बैंड बना हुआ सबसे नीचे बना, क्योंकि यह दोनों के दोनों स्टैंड हैवी आइसोटॉप के थे। जब इसको ट्रांसफर किया गया फॉर वन जनरेशन इनटू N14 वाले में, तो उसका एक स्टैंड जो था वह N15 रह गया और दूसरा स्टैंड जो था वह N14 वाला हो गया। इस तरह से इसके ऊपर में, जस्ट इसके ऊपर में यहाँ पर बना दूसरा बैंड। तीसरा जो था मॉलिक्यूल, देखिए जब उसको फिर ट्रांसफर किया गया फॉर वन जनरेशन का मतलब फॉर 20 to 30 मिनट्स, जैसे ट्रांसफर किया गया देखा गया कि यहाँ पर दो अलग अलग बैंड बने। एक बैंड जो था वह लाइट था और दूसरा बैंड जो था वह हाइब्रिड का था। तो लाइट का क्यों हुआ? क्योंकि ग्रो करने के बाद जब ये दोनों स्टैंड जो ये रेप्लिकेट किए, यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल जो थे, ये मॉलिक्यूल में दोनों ही स्टैंड जो था वह N14 लेवल के थे। यहाँ पर जो एक स्टैंड था वह N15 था, दूसरा स्टैंड जो था N14 था। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो किस तरह का है, सेमी कंजर्वेटिव है। अब क्यों नहीं कंजर्वेटिव था? अगर कंजर्वेटिव होता तो जैसे ही हम फॉर वन जनरेशन यहाँ से हम ट्रांसफर किए N14 में, तो दो बैंड बनते। बना कितना बैंड? एक बैंड। क्यों दो बैंड बनते? क्योंकि एक बैंड तो इस तरह का होता ओरिजिनल के तरह, और दूसरा जो होता है इस तरह का होता है, किसके तरह? हल्का होता। तो दो बैंड बनते, लेकिन दो बैंड बना नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप। डिस्पर्सिव क्यों नहीं होता? डिस्पर्सिव इसीलिए नहीं होगा कि अगर डिस्पर्सिव होता तो फिर बहुत सारे बैंड का फॉर्मेशन होता, लेकिन बहुत सारे बैंड का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। इसीलिए वेल एक्सप्लेन थ्योरी यही है कि नहीं, मिशेल्सन एंड स्टॉल के द्वारा दिया गया है कि द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, नाइदर डिस्पर्सिव नॉर कंजर्वेटिव। चलिए देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पहला स्टेप होता है। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता है कि डीएनए से डीएनए के बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ये डुप्लीकेशन भी कहलाता है, लेकिन चूंकि टेक्निकल टर्म है रेप्लिकेशन, इसलिए रेप्लिकेशन हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें डीएनए क्या होता है कि डीएनए खुद, दिस इज द ऑटो कैटालिटिक फंक्शन ऑफ द डीएनए। डीएनए खुद जो होता है एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। डीएनए किसके बने होते हैं? डीएनए बने होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के। किसके बने होते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स
न्यूक्लियोटाइड्स के। तो यहाँ पर जो बेस होते हैं वह कौन कौन होते हैं? ए होता है, जी होता है, सी होता है और टी होता है। यहाँ पर देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड में यह बेस जो शुगर है, इस शुगर को बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोज। क्यों डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं? क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर OH नहीं है, यहाँ पर सिर्फ H है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी। और यहाँ पर जो 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम से 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। और बेस जो होते हैं यहाँ से जुड़े रहते हैं फर्स्ट कार्बन एटम के साथ। तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या हो गए? बेस हो गए, और ये शुगर हो गया, और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट हो गया। यह तो एक न्यूक्लियोटाइड का हो गया। अब न्यूक्लियोटाइड में अगर सपोज कि यहाँ से 2 फॉस्फेट हटा दे, वह भी फॉस्फेट होगा। जैसे हम लोग कहते हैं एटीपी, एटीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं? 3 फॉस्फेट। एडीपी, उसमें कितने फॉस्फेट होते हैं? 2 फॉस्फेट। और एएमपी, एएमपी में कितने फॉस्फेट होते हैं? 1 फॉस्फेट। तो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन याद रखिएगा कि डीएनए में जो प्रेजेंट होता है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स एएमपी, सीएमपी, जीएमपी, टीएमपी के रूप में रहते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पर फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे तो वह होंगे एनटीपी के रूप में, ट्राइफॉस्फेट के रूप में। क्यों ट्राइफॉस्फेट के रूप में आएंगे? क्योंकि डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान अलग से कोई एटीपी का खर्च नहीं होता है, क्योंकि ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं एनर्जी ही कैरी करते हैं, इसलिए इसको एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर क्या होगा? इतना सा पार्ट जो होगा वह न्यूक्लियोटाइड चला जाएगा डीएनए में, और इतना सा पार्ट जो होगा बाहर निकलेगा। बाहर जब निकलेगा तो इसका जो यह पार्ट होगा, यानी जो फॉस्फेट होंगे, पीपीआई जो होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एंजाइम फॉस्फेटेज, जिसके दौरान की बहुत सारे एनर्जी निकलेंगे, एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर? यस सर। यहाँ पर देखिए, एक जो डीएनए स्टैंड है यह टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, और दूसरा जो स्टैंड है वह प्राइमर के रूप में, यानी को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर एक एंड है 3 OH 3 प्राइम एंड, और दूसरा जो एंड है 5 प्राइम एंड है। इसको 5 डैश भी कहते हैं या 3 डैश एंड भी कहते हैं। जहां पर कि इस तरह का एंड होगा वहीं पर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड जुटेंगे, इधर से न्यूक्लियोटाइड नहीं जुटेंगे। जुटेंगे किधर से न्यूक्लियोटाइड? इधर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्री OH एंड है। इसके और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के फॉस्फेट के बीच में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बट कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस वन। ये टेम्पलेट स्टैंड जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि जो भी पॉलीमरेज होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, जो एक्सटेंशन ऑफ द 3' करते हैं, वह इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेस को जोड़ेंगे। विदाउट रिक्वायरिंग डीएनए या टेम्पलेट वह किसी भी न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर नहीं जोड़ पाएगा, यानी वह डीएनए डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? आया समझ में? बोलो। यस सर। अब वही चीज देखिए कि कैसे होता है। सपोज कि यह एक न्यूक्लियोटाइड है, ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? एडेनिन वाला। यहाँ पर क्या आएगा? टी है, टी के बदले में कौन आएगा? ए। क्यों आएगा? क्योंकि ए और टी के बीच में बेस पेयरिंग है। तो यहाँ पर जैसे आएगा कि OH इंड क्या करेगा कि यहाँ पर जो फॉस्फेट है, इस फॉस्फेट के बाद यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएगा, यानी तोड़ देगा इसको, इस दोनों के बीच में बॉन्ड को तोड़ देगा, और यह जुट जाएगा इसके साथ, और रिलीज हो जाएगा पीपीआई। ये पीपीआई जो होंगे फिर पुनः जो है फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पायरोफॉस्फेटेज, पायरोफॉस्फेटेज के द्वारा
ये 2p में टूट जाएगा। लेकिन जब ये टूटेगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिलीज होंगे, एंड दैट एनर्जी यूटिलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस तरह से यहाँ पर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ppi into 2pi। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अभी हम अर्ली यहाँ पर आ रहे हैं कि सपोज कि एडेनिन है, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? टी। तो अगर एडेनिन है तो उसके बदले में जुटेगा कौन, उसके साथ जुड़ेगा कौन? एडेनिन। अगर सपोज कि एडेनिन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जुटेगा? बोलिए। थायमिन। थायमिन। और अगर थायमिन यहाँ सर। पर अगर यहाँ पर थायमिन है तो यहाँ पर क्या जुटेगा? एडेनिन। एडेनिन। अगर एडेनिन ना जुट करके साइटोसिन क्यों नहीं जुटेगा, या गुआनिन क्यों नहीं जुटेगा? एक्चुअली जब हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वहां पर जो ये एक निकला हुआ भाग होता है, इस भाग पर एक एमिनो एसिड होते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूटामीन। यह ग्लूटामीन ही रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा बेस यहाँ पर आएगा जिसके साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और दोनों के बीच में थोड़ा सा ये भी रिलेशन देखिए कि यह जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो यहाँ वाले को तो नहीं कराएगा ना, वह तो जो अपने नजदीक पाएगा उसी को तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएगा। वही चीज देखिए कि यहाँ पर करेक्ट बेस पेयर जो है, बेस पेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर इनकरेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस जो था वह बहुत हो गया है ना, जिसके चलते कि यह इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया और न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं कर पाएगा और यह यहाँ से डिटैच हो जाएगा क्योंकि इसके साथ में करेक्ट बेस पेयरिंग नहीं हो पाएगा। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ जो यह जो पोर्शन होता है जो थोड़ा सा निकला हुआ है, फिंगर लाइक प्रोसेसेस जो होते हैं, यहीं पर एक स्पेशल एमिनो एसिड्स होते हैं जिसको ग्लूटामिन कहते हैं, यही रिकॉग्नाइज करता है कि करेक्ट बेस है या नहीं है। यहाँ पर देखिए डीएनए को सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम होते हैं उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, लेकिन होते हैं 5 तरह के। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड डीएनए पॉलीमरेज 5। इसमें से प्रोकैरियोट्स में डीएनए है सर। प्रोकैरियोट्स में। यस। और ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? यूकैरियोट है। यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में भी, लेकिन फिर भी हम ईस्ट में भी हम लोग डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ही कहते हैं। ठीक है? यूकैरियोट में तो वैसे अल्फा बीटा होते हैं। अल्फा बीटा होता है बेटा, लेकिन मैंने एक्सेप्शन बताया कि ईस्ट में हम लोग डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ही कहते हैं। यस सर। ठीक है? यस आप लोडिस की किताब उठा के देखना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। सर। बहरहाल ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो किस तरह का देख रहे हो? पाम की तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हो। ये देख रहे हो, ये थंब है, ये फिंगर्स हैं, ये पाम है कि नहीं? तो इसी यस सर। तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का, या डीएनए पॉलीमरेज जो मल्टी सेमिनिटी स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज किया था, आइसोलेट किया था कॉर्नबर्ग ने। उसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और पहले यही रिकॉग्नाइज किया जाता था कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि इसकी प्रोसेसिबिलिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका काम जो है रेप्लिकेशन में नहीं बल्कि इसका काम रिपेयर में और निक ट्रांसलेशन में होता है। बाद में जब सेकेंड और थर्ड का निकाला गया, थर्ड का देखा गया कि इसकी प्रोसेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को ही एज कोर पॉलीमरेज के रूप में। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होते हैं वो सॉस रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फोर्थ और फिफ्थ जो होता है यह भी रिपेयर के लिए होता है, और साथ ही साथ एक स्पेशल टाइप ऑफ सिंथेसिस होता है डीएनए का जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन सिंथेसिस।
ट्रांसलेशन सिंथेसिस में क्या होता है कि जहां पर एरर होगा वह उसको बाईपास कर जाएगा, उसके बाद जो है वह रेप्लिकेशन स्टार्ट करना शुरू कर जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो इफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं फॉर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, क्या हुआ जी, क्या आवाज किया, उसको बोलते हैं हम लोग डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज कितने तरह के होते हैं? 5 टाइप्स के। क्लियर? यहाँ यहाँ पर देखिए कि एक डीएनए स्टैंड ये है, दूसरा डीएनए स्टैंड ये है, यहाँ पर प्राइमर बना है, इसी का एलोंगेशन यहाँ पर होते गया है। यानी यही पोर्शन है जहाँ पर कि एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यह रिवर मॉडल होता है डीएनए पॉलीमरेज का। ये रिवर मॉडल में कि कहाँ पर कौन सा हेलिक्स है, नहीं है, कितने हेलिक्स हैं, वो सब रिकॉग्नाइज किया गया है। देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होते हैं यहाँ पर, अब ये बताया कि डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियोटाइड्स जो आएंगे वो कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज और निगेटिव चार्ज तो रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए क्या होता है कि मेटल आयंस का यहाँ पर यूज होता है। और वह मेटल आयन होता है कौन कौन? 2 मेटल आयन यूज होते हैं, आइदर जिंक और मैग्नीशियम। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मैग्नीशियम का ही यूज होता है। जहां कहीं भी एटीपी भी है या कोई भी न्यूक्लियोटाइड होगा, अगर वह फ्री स्टेट में है तो वह एकदम फ्री स्टेट में नहीं रहता, जब भी रहता है वह एमजी एटीपी कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है। इस तरह से उसके निगेटिविटी को न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वह आसानी से होता रहे और सिंथेसिस होता रहे ठीक से। यह है आपका ई कोलाई का डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम। आप देखिए यहाँ का कितने सबयूनिट है, यह है कोर पॉलीमरेज, ये अल्फा, और इसके साथ जो एप्सिलॉन और थीटा है इसके साथ मिला रहता है। यह टॉ है, ये दोनों एंजाइम को जोड़े रखता है। और यहाँ पर ये जो है बीटा क्लैम्प इसको बोलते हैं। और ये जो है गामा कॉम्प्लेक्स, ये जितने भी ये मिल करके प्रोटीन जो होते हैं वह एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं गामा कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड क्लैंप लोडर। इसको क्या बोलते हैं? क्लैंप लोडर। क्या क्या है? क्लैंप। यह क्या है? क्लैंप। और इसके साथ ये जो एंजाइम है यही पॉलीमराइजेशन करता है। ये क्या करता है? पॉलीमराइजेशन करता है। और ये दोनों को जोड़ कर रखने का काम करता है टॉप प्रोटीन। ठीक, समझ में आया? यस जी सर। सर। उसका शेप यस सर। कैसा शेप होता है? ऐसा। ये थंब है, ये फिंगर्स हैं। आप राइट। देखिए स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, दूसरा स्टैंड है, ये 5' to 3' में फॉर्मेशन हो रहा है, 3' OH इंड है। यहाँ से इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स आया, इसके साथ अटैच हो जाएगा, इस तरह से इलोंगेशन होते रहता है। यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नो सर, कोई प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। नहीं सर। देखिए ये जो है वही चीज है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको दिखाया गया कि एक्चुअल में कैसा होता है। ये फ्लेक्सिबल लिंकर है, ठीक है। ये स्लाइडिंग क्लैंप है, ये स्लाइडिंग क्लैंप लोडर है। ये है टॉप प्रोटीन, यहाँ पर देखिए टॉप प्रोटीन दिया हुआ है। और ये एक्चुअल में 3 सबयूनिट होते हैं जो पॉलीमरेज थर्ड कोर कहलाते हैं, 2 3। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कोर पॉलीमरेज में या इसके साथ साथ में कौन कौन से सबयूनिट होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, और उसके जीन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट? जैसे कि हम अल्फा की बात करते हैं तो ये नंबर ऑफ फ्लो एंजाइम में कितने सबयूनिट होते हैं? 2 होते हैं। इसका मोलिकुलर वेट इतना है। पॉल सी जीन होते हैं, इसका काम होता है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। अब एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि सेंट्रल डोग्मा के कोई भी प्रोसेस क्यों ना हो, वह हमेशा ही 5' to 3' डायरेक्शन में ही होगा। चाहे रेप्लिकेशन,
चाहे ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन। यह किस में होता है? 5' to 3' डायरेक्शन में। दूसरा कि डीएनए को, डीएनए पॉलीमरेज का, किसी भी डीएनए पॉलीमरेज का काम ये नहीं होता है कि दो इंडिपेंडेंट न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देना। ये किसी भी डीएनए पॉलीमरेज का काम नहीं है, यह आरएनए पॉलीमरेज का काम है। डीएनए पॉलीमरेज को एक खाली प्राइमर चाहिए। उस प्राइमर, वह प्राइमर जो होगा, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, उस प्राइमर के 3' एंड को जोड़ते हुए वह आगे बढ़ेगा, इलोंगेशन होगा। लेकिन दो इंडिपेंडेंट न्यूक्लियोटाइड को किसी में भी क्षमता नहीं होती है, किसी भी पॉलीमरेज में क्षमता नहीं होती है। दूसरा कि हर डीएनए पॉलीमरेज में 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। हर डीएनए पॉलीमरेज में 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। 3' to 5'। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। इसी 5 डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी को अगर हटा दिया जाए, देन द फ्रेगमेंट इज नोन एज क्लीन फ्रेगमेंट, जिसका कि यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है। थीटा का क्या काम है, एप्सिलॉन का क्या काम है, ये टॉ का क्या काम है, गामा का, डेल्टा डेल्टा का, ये सब का क्या काम है, ये सब दिया हुआ है। इसके अलावे भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिसका कि यूज होता है रेप्लिकेशन में। एक चीज जानिए, रेप्लिकेशन में बहुत सारे मोर देन 50 जीन्स आर इन्वॉल्व। अभी तो बहुत का पता भी नहीं चल पाया है। तो ये क्या है, एसएसबी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। यह कितने सब यूनिट के होते हैं? 4। इसका काम होता है कि जैसे ही डीएनए के स्टैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटे, और टूटने के बाद वह जो सेपरेट हुआ, बबल के रूप में जो कन्वर्ट हुआ, जो सिंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में रह गए, वो सारे के साथ जाके एसएसबी बाइंड कर जाएंगे और उसको सिंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में भी बना के रखेंगे। नहीं तो अगर नहीं बाइंड करेगा, क्यों, वह आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। दूसरा है डीएनए बी प्रोटीन, जिसको सिंपली बोलते हैं हम लोग हेलिकेज। इट इज मेड अप ऑफ 6 यूनिट्स, 6 यूनिट का बना होता है, और इसका काम होता है डीएनए अनविंड करना। डीएनए अनविंड करना, इसलिए इसका नाम है हेलिक्स, यानी हेलिक्स को तोड़ने का काम करता है ये। और दूसरा होता है डीएनए जी प्रोटीन या प्राइमेज। इस प्राइमेज का काम होता है आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करना। यहाँ पर इसके साथ बहुत सारे और प्रोटीन जुड़ जाते हैं, जिसके चलते वहाँ एक स्ट्रक्चर बनता है प्राइमोसोम। यही प्राइमोसोम जो होते हैं आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज था, इसके बारे में तो पढ़े हो कि कितने सब यूनिट्स होते हैं, अबाउट 17 सब यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट, फिलिंग द गैप्स, एक्सचेंज ऑफ प्राइमर्स। डीएनए लाइगेज नाम सुने होंगे, इसका काम होता है लिगेशन का। और डीएनए गायरेज, टोपो आइसोमरेज सेकेंड, इसका काम होता है सुपर क्वाइलिंग का। जैसे आप रस्सी है, घुमावदार रस्सी है, रस्सी के बीच में से हम पकड़ करके सेपरेट करें, और तो ऊपर क्या देखेंगे कि एक क्वाइलिंग में टॉर्सन क्रिएट होता है, और अगर जोर लगा करके खींचे तो वह रस्सी टूट भी सकती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर होता है कि सपोज कि हेलिकेज जो है ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो ऊपर तो पॉजिटिव क्वाइलिंग हो जाएगा, और पॉजिटिव क्वाइलिंग अगर टॉर्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डीएनए के स्ट्रैंड टूट जाएंगे। इस टूटने से बचाने के लिए क्या होता है, डीएनए गैरेज होता है, जो उसके गैरेशन को, उसके क्वाइलिंग को निगेटिव क्वाइलिंग में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वह टूटे नहीं। तो इसने, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो किसी न किसी तरह से हेल्प करता है किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन में।
अब यहाँ पर देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोई भी प्रोसेस हो तो उसके 3 स्टेप होते हैं। उसमें से फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इनिशिएशन। दूसरा स्टेप जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इलोंगेशन। एंड द थर्ड स्टेप इज नोन एज टर्मिनेशन। सब में देखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन में भी, ट्रांसलेशन में भी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। यहाँ पर हम सबसे पहले इनिशिएशन की बात करते हैं। डीएनए जो होते हैं बैक्टीरिया के कैसे होते हैं? सर्कुलर। और हिस्टोन प्रोटीन तो वहां पर होता नहीं है, विदाउट हिस्टोन्स होते हैं, क्वाइल्ड स्टेट पे होते हैं। लेकिन वह कैसा होता है? सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब कंटिन्यूटी ऑफ द जीन्स होते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होगा इनिशिएशन, यानी रेप्लिकेशन का स्टार्ट क्या होगा, कहाँ से होगा? क्या हर जगह कहीं किसी जगह से हो सकता है? नहीं। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं ऑरिजिन या ऑरी। बैक्टीरिया में यह कहलाता है ऑरिसी। और बैक्टीरिया में ऑरिसी एक ही जगह होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मोनो रेप्लिकोनिक। मोनो का मतलब सिंगल, यानी रेप्लिकॉन जो बने वह एक बने, एक ही जगह से स्टार्ट होगा, बाय डायरेक्शनल होगा, लेकिन स्टार्ट एक ही जगह से होगा। यूकैरियोट में क्या होता है? यूकैरियोट में ऑरिजिन को बोलते हैं हम लोग ARS, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। यह जो सीक्वेंस होता है यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, और कई जगह होते हैं, इसीलिए रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए इज नोन एज मल्टी रेप्लिकोनिक। मल्टी रेप्लिकोनिक होते हैं, बहुत सारे रेप्लिकॉन्स बनते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑरिजिन होते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि एक्चुअली में क्या, क्यों यहीं से स्टार्ट होता है, क्यों ऑरिजिन से ही स्टार्ट होता है, क्यों नहीं कहीं से स्टार्ट होता है? तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो यहां से यहां तक जो बेस होते हैं वह करीब 245 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ के बेस पेयर के बने होते हैं ऑरिजिन। और ऑरिजिन में आप देखो 1 2 3, और 1 2 3 4 5 5 होते हैं, यानी 5 9 मर्स होते हैं जो 80 रिच रीजन्स होते हैं। ये 80 रिच रीजन्स है। यहाँ पर ए और टी खाली होता है, ए और टी होते हैं। यहाँ भी ए और टी होते हैं, यहाँ भी ए और टी होते हैं। देखो नेचर ने कितना कितना अच्छा व्यवस्था किया है कि सेल जब भी यूटिलाइज करेगा एनर्जी को, चाहेगा कि कोई भी प्रोसेस हमारा चले रिक्वायरिंग लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर यहाँ पर जी रहता और इधर सी रहता तो जीसी के बीच में बॉन्ड जो थे वो 50% स्ट्रॉन्गर थे देन 80 बॉन्ड, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती। लेकिन नहीं, यहाँ पर 80 रिच रीजन्स होते हैं ताकि कम एनर्जी में ही इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड थे वह ब्रेक हो जाए और ये दोनों स्टैंड जो थे वह सेपरेट हो जाए। तो ये याद रखिएगा कि 5 9 है ना, 9 मर्ज जो होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है? इसमें 4 ही बनाया गया, एक और होना चाहिए। ये 5 9 है, और ये 3 होते हैं, 3 होते हैं, है ना। ये किस तरह के होते हैं? ये 80 रिच रीजन्स होते हैं। इसमें से जो 9 मर्स होते हैं, ये जो 9 मर्स होते हैं जिसकी संख्या 5 होती है, इसका काम होता है एक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करना जिसका नाम है डीएनए। एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा और जाएं तो यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है IHF, यहाँ पर होता है फिश, है ना, यहाँ पर होता है फिश। छोड़िए उसको, ये दोनों ही रिकॉग्नाइज करने काम काम करता है। फिर डीएनए आते हैं, डीएनए आते हैं, बस यही जानिए कि डीएनए ए जो एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसके अबाउट 40 मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए ए के, यह रिकॉग्नाइज करता है किसको? इस 9 मर्स को, और इस 9 मर्स के साथ जाके बाइंड कर जाता है।
जैसे ही बाइंडिंग होता है कि यह इस तरह की कॉइलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस तरह के कॉइलिंग में कन्वर्ट हो गया तो डीएनए ए के साथ यहाँ पर देखिए इसके सामने आ गया 13 मर्स 80 रिच रीजन। अब यह क्या करेगा, एटीपी को रिक्वायर करके इस दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको तोड़ देगा। जैसे तोड़ा तो यहाँ पर एक ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। देखिए दोनों स्टैंड सेपरेट हो गए। जैसे दोनों स्टैंड सेपरेट हो गए वैसे ही एक डीएनए 20 हेलिकेज जिसको बोलते थे, 1 2 3 4 5 6 7 के बने होते थे, यह चला आएगा कहां पर, इस स्टैंड में। लेकिन लाने का कौन काम करेगा, ये लाएगा डीएनए सी। लेकिन लाने के लिए एनर्जी चाहिए तो एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। और इस तरह से यहां पर जो हो रहा है, यहां पर जो देख रहे हो आप, ये सारा का साम इसी डीएनए ए का होता है, जो इसको पहले ओपन करेगा, फिर डीएनए सी विद द हेल्प ऑफ डीएनए बी विद द हेल्प ऑफ डीएनए सी यहाँ पर आएंगे। और इस तरह से एक डीएनए बी इधर की तरफ चला जाएगा, दूसरा डीएनए बी इधर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। यानी बाय डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। तो दो चीज याद रखिएगा अभी, पहला सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा बाय डायरेक्शनल। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? इस नो तरह सर। इनिशिएशन जो होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। अभी और देखेंगे हम लोग आगे। या ये समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखिए कि यहां पर जब डीएनए के स्टैंड सेपरेट होते हैं तो एक जो स्टैंड होगा वह 3' to 5' में होगा, और दूसरा जो स्टैंड होगा वह 5' to 3' में होगा। आप देखिए यहाँ पर एक, अगर ये सेपरेट हो जाते हैं तो एक 5' to 3' और 3' to 5' में होगा। और ये मूव किधर की तरफ कर रहा है रेप्लिकेशन, ऊपर की तरफ, इस तरह से पीछे की तरफ भी करेगा। तो जो स्टैंड 3' to 5' होता है उस पर जो न्यू स्टैंड का सिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग स्टैंड। क्लियर? और उसके यस सर। उसके अपोजिट जो स्टैंड होते हैं उसमें जो डीएनए का सिंथेसिस होता है, जो स्टैंड बनते हैं उसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। यानी यहां से जो डीएनए के स्टैंड बनेंगे वह तो कंटिन्यूअस बनेंगे, लेकिन इधर वाले स्टैंड के टेम्पलेट के ऊपर जो डीएनए का फॉर्मेशन होगा वह डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से हम लोग रेप्लिकेशन को कहते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस, सेमी कंजर्वेटिव, बाय डायरेक्शनल एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मैंने बताया था कि प्राइमर की आवश्यकता होगी। प्राइमर कौन बनाएगा, प्राइमेज। आरएनए। प्राइमेज, वहां पर कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, प्राइमोसोम। क्लियर? आप देखिए ये टॉप प्रोटीन है, यह दोनों को जोड़े हुआ है, यह बीटा क्लैंप है। इस बीटा क्लैंप को कौन लोड करेगा, क्लैंप लोडर, यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। अब इस स्टैंड का जो सिंथेसिस होगा, देखिए ये 5' की तरफ है, यह जो स्टैंड जाएगा 5' की तरफ, यह कंटिन्यूअसली जाएगा, कंटिन्यूअसली इसके दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने का काम करेगा हेलिकेज। यहाँ पर देखिए हेलिकेज है, ये तोड़ रहा है। जैसे टूटेगा कि यह एक लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले इस स्टैंड का सिंथेसिस हो गया फिर स्टैंड का सिंथेसिस हो गया, सो नहीं। दूसरी बात हम क्या बताएं कि जब भी सिंथेसिस होगा वह 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। यह 5' to 3' डायरेक्शन हो गया। इसका जो डायरेक्शन होगा उल्टा होगा, पहले इधर आरएनए प्राइमर बनेंगे, फिर यहाँ पर बनेंगे डीएनए, फिर आरएनए प्राइमर बनेंगे, फिर बनेंगे डीएनए। इस तरह से यहाँ पर फ्रेगमेंट्स में बनते हैं डीएनए, और उसी फ्रेगमेंट को बोलते हैं हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। रिजी ओकाजाकी जो जापान के साइंटिस्ट थे, वही उसी ने इसको डिस्कवर किया था। और यह
लीकेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं दोनों में बनते हैं, बोथ इन प्रोकैरियोट एज वेल एज इन यूकैरियोट। लेकिन प्रोकैरियोट में ये होता है करीब 2000 न्यूक्लियोटाइड्स का, और यूकैरियोट में होता है ये करीब 200 न्यूक्लियोटाइड्स का। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में सिर्फ डीएनए नहीं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड नहीं होते हैं, बल्कि आरएनए के भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्लियर? तो एक स्टैंड जो बना हुआ लीडिंग स्टैंड था, कंटिन्यूअस स्टैंड था। दूसरा स्टैंड जो बना हुआ डिसकंटिन्यूअस स्टैंड था, लैगिंग स्टैंड था। वह लैगिंग स्टैंड जो थे वह फ्रेगमेंट्स बने थे। फ्रेगमेंट्स में आरएनए प्रेजेंट है। इस आरएनए को रिमूव कौन करेगा? इस आरएनए को रिमूव करने के लिए क्या होते हैं? पॉलीमरेज रिमूवल होते हैं पॉलीमरेज पॉलीमरेज फर्स्ट। पॉलीमरेज फर्स्ट, और उसके बदले में न्यूक्लियोटाइड का जोड़ देगा। लेकिन जोड़ने के बाद भी थोड़ा सा गैप बच जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में गैप बन जाता है। उस गैप को फिल करने का काम करेगा डीएनए लाइगेज विद द हेल्प ऑफ आइदर एटीपी और एनएडीपी। क्लियर? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ देखिए ये आरएनए प्राइमर्स हैं। इस प्राइमर को इलोंगेट कर दिया, ये चलते गया। कौन? एंजाइम। रेप्लिकेशन फॉर्क का मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है। ये डीएनए पॉलीमरेज जो है, पहले आरएनए प्राइमर बना, इसको इलोंगेट किया। यहाँ पर आरएनए प्राइमर बन गया था, यहाँ पर इलोंगेशन हो रहा है। इस तरह से लैगिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड का फॉर्मेशन हुआ। अल्टीमेटली जो होंगे वह कैसे डीएनए का हेलिकेज हम तो पहले बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी देख लो। ये जो डीएनए हेलिकेज होते हैं, इस दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है, इस दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वह रिक्वायरिंग एटीपी जो होते हैं, हेलिकेज आगे की तरफ बढ़ते जाता है। ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर ओवर क्वाइलिंग हो जाएगा। इस क्वाइलिंग को रिमूव करने के लिए डीएनए गायरेज एंजाइम होते हैं, जो टोपोआइसोमरेज सेकेंड होते हैं। यही देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि पॉजिटिव सुपर क्वाइल हो गया है। इस पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने के लिए, यानी इसको निगेटिव सुपर क्वाइलिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ये वही डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं, गायरेज जो होते हैं, वह यूज होता है। इस तरह से इसकी जो टॉर्सन जो होता है यह बरकरार होता है ताकि टूट ना जाए डीएनए। ये निक ट्रांसलेशन जो होता है मेनली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम होता है। जहाँ कहीं भी न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, अगर सपोज कि यहाँ से हट गया तो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। क्योंकि उसमें 5' to 3' न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और 3' न्यूक्लियस एक्टिविटी के चलते किसी भी एंजाइम की प्रूफ रीडिंग कैपेसिटी होती है। और 5' to 3' के चलते यह क्या करता है? आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है और उसके बदले में दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है कॉम्प्लीमेंट्री टू द। तो निक ट्रांसलेशन का मतलब ये मतलब समझना कि प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। अगर निक हो गया तो इसका मतलब कि वह रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। इस तरह से एलोंगेट होते 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 वह चला जाता है कहाँ पर? मैंने क्या बताया कि यहाँ सपोज कि ऑरिजिन हुआ, एक हेलिकेज इधर की तरफ मूव किया, दूसरा हेलिकेज इधर की तरफ मूव किया, एक जो कोर एंजाइम इधर की तरफ मूव किया, दूसरा जो था इधर की तरफ मूव किया। इधर भी लीडिंग स्टैंड लैगिंग स्टैंड, इधर भी लीडिंग स्टैंड लैगिंग स्टैंड। यह सिंथेसिस करते करते डीएनए का रेप्लिकेशन करते 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 चला जाता है कहाँ पर? ये क्रॉस करके चला जाता है यहाँ पर, टर्मिनेटिंग साइट पर। ठीक है। आप देखिए, ऐसा नहीं कि ये यहीं पर आएगा, ये इसको बाईपास कर देगा, लेकिन जहां पर ये इधर की तरफ बना हुआ है वहां पर जाकर के ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सपोज कि इधर से बहुत फास्ट हो रहा है, इधर से फास्ट होने के बाद वह यहाँ तक तो चला आएगा, लेकिन यहाँ पर आकर के फंस जाएगा। वह सीक्वेंस जहां पर के टर्मिनेशन होता है उसको बोलते हैं टर सीक्वेंस। और टर सीक्वेंस जो होते हैं क्लॉकवाइज के लिए, आप देखिए क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा ये, और एंटी क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा ये।
टर एच, टर एल, टर ई, टर डी, टर ए, सी, बी, जी, एच, एफ, आई, जी, है ना। अब ये टर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कौन करता है, देखिए यहाँ पर जैसे सपोज कि इधर से सिंथेसिस करते 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 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जैसे आएगा कि वहां पर एक प्रोटीन जो है सबसे पहले जुड़ा रहेगा, जिसका नाम है टर यूटिलाइजेशन सीक्वेंस, टस प्रोटीन, TUS। और ये टस क्या करेगा कि यहाँ पर जो DNA पॉलीमरेज थे उसको वहां से हटा देगा, और इस तरह से रेप्लिकेशन खत्म। तो चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, अल्टीमेटली क्या होगा, रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन रेप्लिकेशन के टर्मिनेशन के बाद भी ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब सेपरेट होंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल, 2 DNA मॉलिक्यूल जो होंगे वह इस तरह से जुड़े रहेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटेनेटेड DNA। तो उस कैटेनेशन प्रॉपर्टी को रिमूव करने का काम करता है DNA पॉलीमरेज 4। इस तरह से एक स्टैंड से 2 स्टैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 स्टैंड जो बैक्टीरिया में जो एक मॉलिक्यूल थे DNA के, वह 2 मॉलिक्यूल ऑफ DNA में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरह से रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है। ये बहुत तरह के पॉलीमरेज होते हैं जो कि यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं। जैसे यूकैरियोटिक में देखो मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फिफ्थ और ये तो ट्रांसलेशन सिंथेसिस में होता है, TLS में। यूकैरियोट में होते हैं, इतने तरह के होते हैं, लेकिन बहुत सारे का यूज होता नहीं है, या होता है तो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया क्या है इसका फंक्शन है। ये प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा आइए यूकैरियोट के बारे में। यूकैरियोटिक प्रोटीन जो होते हैं, यूकैरियोटिक जो प्रोटीन होते, ये DNA होते हैं, वो कैसे होते हैं, हेलिकल, बोलिए। हेलिकल, यूकैरियोट के DNA हेलिकल, हेलिकल होते, हेलिकल, सर्कुलर, हेलिकल। हेलिक्स तो सब DNA होगा, हेलिकल तो सब DNA होंगे। नो सर, प्रोकैरियोटिक जो होता है वो सर्कुलर होता है, यूकैरियोटिक हेलिकल होता है, हेलिक्स में डबल स्टैंडर्ड। ये सब कंसेप्ट जो है ना अपने पास रखना, समझो, समझ लो। ठीक, देखो एक चीज याद रखना हमेशा, नेटिव DNA हमेशा ही डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और नेटिव DNA हेलिकल भी ही होते हैं, वो चाहे प्रोकैरियोट का हो चाहे यूकैरियोट का हो। अंतर ये होता है कि यूकैरियोट के DNA लीनियर होते हैं और प्रोकैरियोट के DNA सर्कुलर होते हैं। सर्कुलर का मतलब होता है कंटिन्यूटी, और लीनियर का मतलब होता है जीन्स जो होते हैं वह अरेंज इन लीनियर वे, ABCDEFG ऐसे करके होते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है कि नहीं, बोलो, समझ में आया? सब भाग गए? नो सर, यस सर। यस सर। देखिए मैंने क्या बताया कि एक पोर्शन होता है जहां पर से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिजिन, ऑरिसी। फेज में अगर होगा तो वायरस में होगा तो ऑरी लेमडा। अगर इसमें यूकैरियोट की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ARS, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सबस्टांस सीक्वेंस। यानी यह वह सीक्वेंस होता है जहां से कि ऑरिजिन स्टार्ट होगा। मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे ARS होते हैं यूकैरियोट में, क्योंकि इसका लेंथ जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे आप बैक्टीरिया में जानते हो कि 20 मिनट में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स अबाउट 8 to 9 आवर्स। तुम लोग पढ़े होगे कल एस फेज के बारे में, लास्ट दिन पढ़े थे। इट इज़ द एस फेज जहाँ पर कि DNA का सिंथेसिस होता है,
और इट इज द न्यूक्लियस जहां पर के डीएनए का सिंथेसिस होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट, बल्कि प्रोकैरियोट में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है MCM227, ये क्लैंप के रूप में है, MCM227 क्लैंप के रूप में है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह यहाँ आकर के बाइंड किया, कहाँ पर आके बाइंड किया, यह कौन सा पोर्शन होगा, ARS, इसको बोलते हैं हम लोग ORC। यह है ऑरिजिन रिकॉग्नाइजिंग कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं उसको, ऑरिजिन रिकॉग्नाइजिंग कॉम्प्लेक्स। एक मिनट जरा, एक मिनट। इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन रिकॉग्नाइजिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए सबसे पहले ये जो देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड MCM227। यह एक तरह से हेलिकेज के रूप में काम करता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का बाइंडिंग होता है ऑरिजिन पर, जिसको बोलते हैं ORC। ORC को बाइंड कराने के लिए एक दूसरा प्रोटीन आता है जिसको बोलते हैं CDC6। इसमें शायद फिगर नहीं है क्या, नहीं नहीं नहीं, CDC6। और CDC6 के साथ 227 बाइंड करते हैं, जिसके जिसके चलते कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। यानी पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ऑरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स का ही है, लेकिन यह दूसरे प्रोटीन के द्वारा भी, CDC6 और CDK1 के द्वारा भी यहाँ पर आकर के बाइंड कराने का काम करता है। अब जब यहाँ पर बाइंड किया है, MCM क्या है? मिनिमम क्रोमोसोमल मेंटेनेंस, ये MCM एक तरह का प्रोटीन है जो यहाँ पर आकर के बाइंड करेगा, और ये दो सबयूनिट जो होते हैं यहाँ के बाइंड करते हैं, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर दो प्रोटीन जो होते हैं फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक है CDK, दूसरा है DDK। DDK तो इसके साथ जाके बाइंड कर जाता है, और CDK जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, SL2, SL3, DPP11। यह तीनों प्रोटीन, और इधर से जो प्रोटीन है पॉली A यानी पॉलीमरेज एप्सिलॉन, GINS और CDC45, ये सारे के सारे प्रोटीन जो होते हैं यहाँ आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर के एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली जैसे ही ये सब आता है यहाँ पर, इसका काम है खाली इस सब को लाना। जैसे ये सब आता है कि ये तीनों प्रोटीन जो होते हैं देखो अलग हो गया, ये जैसे तीनों अलग हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसी को बोलते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। C फॉर CDC45, M फॉर पॉलीमरेज A, और जीन्स G फॉर GINS। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया CMG कॉम्प्लेक्स का। इसके बीच में मेल्टिंग हो गया, क्योंकि यह हेलिकेज के रूप में कार्य कर रहा था, और यहाँ पर पॉली E जो थे वह हेलिकेज यानी कि 227 के साथ अटैच हो गए। जैसे अटैच हुए दोनों के बीच में जो मेल्टिंग हो गया, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटा कि अब देखिए पॉलीमरेज E यह लीडिंग स्टैंड को यूज कर रहा है। यहाँ पर देखिए पॉलीमरेज अल्फा और यहाँ पर पॉलीमरेज डेल्टा। अब याद रखिएगा पॉलीमरेज अल्फा इज द यूनिक एंजाइम।
आप जानते हैं कि कोई भी पॉलीमरेज जो है सिर्फ आरएनए के या डीएनए के 3' एंड को एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन करता है। लेकिन पॉलीमरेज अल्फा जो है यह प्राइमेज के रूप में भी कार्य कर रहा है। इट इज मेड अप ऑफ 4 सबयूनिट्स। 2 सबयूनिट जो होते हैं इसके काम करते हैं किस रूप में? पॉलीमरेज के रूप में, डीएनए पॉलीमरेज के रूप में, और 2 सबयूनिट जो होते हैं वह प्राइमेज के रूप में काम करते हैं। जैसे ही प्राइमेज की एक्टिविटी खत्म हुई, वह अपने एंजाइम को हैंडओवर कर देता है कि तुम डीएनए को पॉलीमराइजेशन करो। यानी जैसे ही प्राइमर का फॉर्मेशन हुआ, अब एक्सटेंशन करना शुरू कर देगा पॉलीमरेज अल्फा। लेकिन चूंकि इसकी प्रोसेसिविटी जो होता है, प्रोसेसिविटी वो बहुत ही कम होती है, यानी 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ करके वहां से हट जाता है, और हटने के बाद उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है पॉलीमरेज डेल्टा से। और जैसे पॉलीमरेज डेल्टा से होगा इसका रिप्लेसमेंट, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीमरेज स्विचिंग। इसी को बोलते हैं पॉलीमरेज स्विचिंग। तब क्या करेगा, पॉली ई जो है इसका सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा इधर से, और पॉलीमरेज डेल्टा जो है इधर सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा बाय डायरेक्शनल वे में। और इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन जो होते हैं उसका इनिशिएशन जो होता है कहाँ पर होता है? यूकैरियोट में। देखिए यहाँ पर दिखाया गया उसको, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, पॉलीमरेज है। यहाँ पर देखिए क्या बनाया, आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन किया। जैसे ही आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन किया कि अल्फा जो है यह हैंड ओवर कर देगा किसको? डेल्टा को, पॉलीमरेज डेल्टा को, और या एप्सिलॉन को। एप्सिलॉन क्या करेगा, एक इधर की तरफ सिंथेसिस करेगा, दूसरा डेल्टा क्या करेगा, इधर की तरफ सिंथेसिस करेगा। और इस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है यूकैरियोट में होते रहता है। और अल्टीमेटली जो होते हैं यहाँ पर जो प्राइमर होते हैं, उस प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं, बल्कि यहाँ पर आरनेज एच फॉर हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब एक स्टैंड डीएनए का, दूसरा स्टैंड आरएनए का। आरनेज एच जो होते हैं इस एंड को रिमूव करता है। लेकिन जो एक न्यूक्लियोटाइड जो बचता है वहां पर इस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव नहीं कर पाता है, क्योंकि वह सिर्फ आरएनए और आरएनए के बीच जो है न्यूक्लियोटाइड को तोड़ सकता है। इसको रिमूव करने का काम करता है एक दूसरा प्रोटीन जिसका नाम है FEN1, FEN1 इसको रिमूव कर देता है। उसके बाद पॉलीमरेज जो होंगे वह पॉलीमरेज इसको फिर ये हील कर देगा, हील करने के बाद जोड़ने का काम करेगा डीएनए लिगेज, और इस तरह से कंप्लीट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ कैसे आ गया? सर ये स्विचिंग क्यों होता है? स्विचिंग इसीलिए होता है ना कि उसकी प्रोसेसिबिलिटी नहीं होती है ना। वो भाई कितना न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके निकलेगा? 30 न्यूक्लियोटाइड चाहिए। यहाँ पर 500 न्यूक्लियोटाइड, 1000 न्यूक्लियोटाइड, 2000 न्यूक्लियोटाइड। प्रोसेसिबिलिटी का मतलब समझती हो? यस सर। मतलब होता है कि जहाँ 1 पर मिनट में कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड करते नहीं हैं? नहीं नहीं बेटा, नहीं वो नहीं, 1 मिनट नहीं। जहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड किया वहां से कितने न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके अलग हुआ, अच्छा। इसी को बोलते हैं प्रोसेसिविटी। वो तो रेट होता है जो तुम कह रही हो ना, इतना न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट, वो रेट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का रेट होता है। बट प्रोसेसिविटी पहले रिकॉग्नाइज किया गया था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को, बाद में रिकॉग्नाइज किया गया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को। लेकिन देखा कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की जो प्रोसेसिविटी थी वह 20,000 30,000 से ज्यादा थी, इसीलिए उसी को रिकॉग्नाइज कर किया गया मेन पॉलीमरेज के रूप में, डीएनए पॉलीमरेज के रूप में। इसलिए उसको रिपेयर में डीएनए पॉलीमरेज को रिपेयर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, क्योंकि उसकी प्रोसेसिविटी जो थी वह कम थी। समझ में आ गया? तो वही चीज है कि यहाँ पे अल्फा जो था वह आरएनए प्राइमर के बाद जोड़ तो देगा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को, लेकिन 20 ही तक को जोड़ेगा। लेकिन जब लंबा जाना है, सफर तो लंबा करना है, तो उसी को एक्सटेंड करने के लिए एक दूसरा एंजाइम आ जाता है, पॉलीमरेज आ जाता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन, ताकि उसकी प्रोसेसिविटी बनी रहे। तो सर इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी दोनों में होती है या एक ही में होती है? प्रूफ रीडिंग दोनों में होती है।
3' to 5' सब में होती है, जितने भी पॉलीमरेज है सब में होती है। बस 5' to 3' जो होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, वो सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में होती है। सर वही है प्रूफ रीडिंग ना? नहीं, 3 to जिस 5? भी यस 3 to 5 जो होता है वह प्रूफ रीडिंग है। यस सर। नेक्स्ट, अभी हम बताते हैं तुमको, आगे देखते हैं, आगे नहीं। देखो, हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर समझना। ये सपोज ये एक्सटेंड कर गया, ठीक है, यहाँ तक। अब लगा कि जो हम एक्सटेंड किए हैं, जो ऐड किए हैं न्यूक्लियोटाइड्स को, ये वाला गलत जुड़ गया है, रॉन्ग। ठीक है। अब ये क्या करेगा, इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक। जब 3' से 5' की तरफ मूव करेगा, तब उसको कहेंगे हम लोग प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और जब 5' to 3' की तरफ जाएगा, पॉलीमराइजिंग। पॉलीमराइजेशन नहीं, वो तो 5' to 3' पॉलीमराइज एक्टिविटी हुआ। यस सर। देखो, 3 एक्टिविटी याद रखना। पहला है 5' to 3' पॉलीमरेज, ये सब पॉलीमरेज की होती है, ठीक है। दूसरा है 3' to 5', ये कहलाता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और जिसमें भी 5' to 3' एक्टिविटी होगा, इसका काम होगा एक्सोन्यूक्लियस। ये एक्सोन्यूक्लियस है, ठीक है। ये रिपेयर में हेल्प करता है या गैप फिलिंग में हेल्प करता है। तो ये प्राइमर को जब रिमूव करते हैं ना? हाँ, प्राइमर को रिमूव करते हैं, लेकिन यूकैरियोट में प्राइमर को रिमूव करने वाला कौन सा है? आरएनएज एच, ठीक है। अभी इसके बाद पहले पढ़े हैं ना, यह जो प्राइमर है इसको रिमूव करने के लिए आरएनएज एच फॉर हाइब्रिड। और जब लेकिन यहाँ पर इस न्यूक्लियोटाइड को नहीं रिमूव कर पाता है, तब इस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने के लिए एक दूसरा प्रोटीन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग FAN1। अब देखिए यूकैरियोट में क्या होता है, बहुत शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। इसमें क्या होता है कि चूंकि लीनियर डीएनए होते हैं, और तुम क्रोमोसोम में पढ़े होगे कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो उसके एंड को क्या बोलते हैं? टेलोमियर बोलते हैं ना। और हर डिवीजन में टेलोमियर का जो है शॉर्टनिंग हो जाता है। कैंसर में क्या होता है कि टेलोमरेज एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है ताकि शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोम ना हो, और शॉर्टिंग ऑफ द क्रोमोसोम ना हो तो वह मल्टीप्लाई करते रहे। जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होता है जो यूकैरियोट में, चूंकि लीनियर डीएनए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टेलोमेरेज। ये टेलोमेरेज जो होते हैं दो पार्ट के बने होते हैं, एक प्रोटीनस पार्ट होता है और दूसरा होता है आरएनए पार्ट। और ये आरएनए जो होते हैं, इस आरएनए में एजी रिच रीजन्स होते हैं, जो कि यहाँ पर होते हैं एटी रिच रीजन्स। आप यहाँ पर देखिए टीटीएजी है, टीटीएजी, जीएटीसी, टीटीएजी। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ ऊपर में होंगे CU, AC, AA, CCC, UAA। इस तरह से ऐसा सीक्वेंस होता है जो आपके टेलोमेयर के एंड में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ जा करके बाइंड कर जाता है। अब बाइंड करने के बाद इसका कोई टेम्पलेट नहीं होता है, वह खुद टेम्पलेट होता है। इसके यह टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। इसके अगेंस्ट में यहाँ पर डीएनए डीएनटीपीज का एडिशन हो जाता है, और डीएनटीपीज का एडिशन फिर यहाँ से रिसाइकिल करेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर जाएगा, इस तरह से साइकिल चलते रहता है। इलोंगेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स होते रहते हैं, और अंत में क्या होगा, एक समस्या तो बनी ही रहती है, क्योंकि एक लैगिंग स्टैंड होता है, दूसरा लीडिंग स्टैंड होता है। तो लीडिंग स्टैंड तो बन गया, लेकिन लैगिंग स्टैंड का जो आरएनए प्राइमर था वह रिमूव होकर के लूप के तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, और वह लूप के तरह का स्ट्रक्चर जो बनेगा वह क्या कहलाएगा? टी लूप। टी लूप के साथ बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं बाइंड हो जाते हैं, बाइंड करके एक न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग टेलोमियर। वही टेलोमियर कहलाता है। तो टेलोमियर का जो यूकैरियोट में फॉर्मेशन होता है, जो लेंथ होते हैं उसके कम नहीं होते हैं, दिस इज ड्यू टू टेलोमेरेज एक्टिविटी।
यही टेलोमेरेज एक्टिविटी को अगर कम कर दिया जाए, जो कि हर जनरेशन में होता है, जैसे कोई भी सेल जो है डिवाइड करेगा वह एक सर्टन लिमिट तक ही डिवाइड करेगा, हेफ्लिक्स लिमिट उसको बोलते हैं। वह डिवाइड करने के बाद फिर वह खत्म हो जाता है, डिवीजन नहीं हो सकता है उसका। तो ये हेफिक्स लिमिट्स को ये लिमिट करने का काम जो करता है वह टेलोमेरेज करता है, जो कि एक तरह का राइबोजाइम है, यानी आरएनए प्लस प्रोटीन के पार्ट के बने होते हैं। इसके आरएनए में जो बेस सीक्वेंस होते हैं 5' to 3' में, वह कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेलोमेयर के एंड में जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं उसके, और इस तरह से इसका फॉर्मेशन होते रहता है। ठीक है, बस इतने सा रखो। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। कोई समस्या, कोई क्वेश्चन? नो सर। क्वेश्चन तो आप लोग नहीं पूछेंगे, बोलिए। बोलिए, एनी क्वेश्चन? नो। नो। समझ में आया कि नहीं? बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया है। आया है सर। थोड़ा बहुत आया ना, थोड़ा बहुत जी से सर। काम